हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के लिए जय हिंद। दोस्तों, बात चल रही थी दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में इससे पहले 5 वीडियो और आ चुके हैं, जिसमें गुलाम वंश और खिलजी वंश के ऊपर बात कर ली थी, और तुगलक वंश पर भी दोस्तों एक भाग आ चुका है। तो ये दिल्ली सल्तनत पर 5वां भाग है। और बात की जाए कि तुगलक वंश, तो तुगलक वंश पे ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर बात की थी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक। तो मैं दोस्तों एक बात बता दूं कि जो तुगलक वंश है यह सल्तनत काल में सर्वाधिक शासन करने वाला राजवंश है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है पहले वीडियो में कि इसने 1320 से लेके 1414 तक शासन किया, मतलब कितने 94 साल। तो दोस्तों, अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सल्तनत काल में सर्वाधिक अवधि तक शासन करने वाला कौन सा राजवंश है। तो ये आप याद रखोगे कौन सा राजवंश है, तुगलक वंश है। दोस्तों, जो तुगलक वंश है इसकी स्थापना किसने की है, तो ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है कि जो खिलजी वंश का अंतिम सुल्तान होता है कौन, खुसरो शाह है, जो एक भारतीय मुस्लिम शासक बनता है। तो जिसकी हत्या कौन करता है, इसका पिता मोहम्मद बिन तुगलक का कौन, गयासुद्दीन तुगलक हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना करता है, जो 1320 से लेकर 1325 तक शासन करता है। उसके बाद में जो इसका लड़का होता है मोहम्मद बिन तुगलक, तो आज इसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, बात आती है दोस्तों की जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसको पहली बात तो इसके मूल नाम पे बात कर लेते हैं कि इसका मूल नाम क्या था। तो मूल नाम आप याद रखोगे, मूल नाम इसका क्या था, उलूग खां। मूल नाम क्या था दोस्तों, उलूग खां या जोना खां, उलूग खां या जोना खां। तो ये आप याद रखोगे। जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसका मूल नाम क्या था दोस्तों, तो अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसका मूल नाम क्या था, उलूग खां या जोना खां। अब बात आती है कि दोस्तों जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसको क्या क्या संबोधन दिए गए। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था, यह अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण, पूर्ण कृत्यों के कारण और दूसरे के सुख दुख में अपेक्षा या भाव रखने के कारण दोस्तों इसको स्वप्नशील क्या कहा गया है, स्वप्नशील, 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 पागल, स्वप्नशील, पागल और रक्त पिशासु क्या कहा गया है, रक्त पिशासु। तो ये पॉइंट आप याद रखोगे दोस्तों कि स्वप्नशील, पागल या रक्त पिशासु सल्तनत काल में किस शासक को कहा गया है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। ये आप याद रखोगे। इसके अलावा दोस्तों इसके लिए काफिर, काफिर भी कहा गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि काफिर किस शासक को कहा गया है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। अब बात आती है कि जो काफिर होता है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है क्या, काफिर होता है मतलब धर्म विरोधी। और एक नाम और आता है इसके लिए, सन की बादशाह। तो सन की बादशाह किसके लिए कहा गया है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा गया है। ये आप याद रखोगे। अब एक बात और है दोस्तों इंपोर्टेंट, कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था, जो मध्यकालीन इतिहास में जितने भी सुल्तान हुए हैं, उन सब सुल्तानों में जो मोहम्मद बिन तुगलक है दोस्तों, यह सर्वाधिक शिक्षित एवं विद्वान तथा योग्य व्यक्ति था। तो ये आप याद रखोगे कि सल्तनत काल में वह कौन सा शासक था जो सर्वाधिक विद्वान था, तो वह कौन था दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक था। इससे पहले मैंने बताया था कि सल्तनत काल में सबसे बढ़िया अर्थशास्त्री था, तो वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था, जिसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर आप देखिए। अब बात आती दोस्तों कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसके लिए एक नाम और आता है। वो नाम कौन सा है दोस्तों, तो वो नाम है प्रिंस ऑफ मनियर्स। क्या है दोस्तों, प्रिंस ऑफ मनियर्स। तो अब ये नाम थोड़ा आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे इंग्लिश में दिया हो। तो दोस्तों जो प्रिंस ऑफ मनियर्स है, इसकी संज्ञा से किसने दी है, तो जो एडवर्ड थॉमस हुए हैं। कौन हुए हैं, एडवर्ड थॉमस। तो इन्होंने इनके लिए प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा है, एडवर्ड थॉमस। तो ये नाम आप याद रखोगे। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि प्रिंस ऑफ मनियर्स किसके लिए कहा जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात कि किसने कहा है, तो जो एडवर्ड थॉमस हुए हैं, इन्होंने इनके लिए क्या कहा है दोस्तों, प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा है। ये आप याद रखोगे। इसके बाद में जो इतिहासकार हुए हैं दोस्तों, कौन, इब्न बतूता। इब्न बतूता ने भी इनके बारे में कहा है दोस्तों, जो मोहम्मद बिन तुगलक है वह अत्यधिक दंड और अत्यधिक इनाम दोनों देता है। तो ये आप याद रखोगे। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वह कौन सा शासक है जिसके संबंध में कहा गया है कि वह सर्वाधिक इनाम तथा सर्वाधिक दंड देता है। तो वह कौन शासक है, मोहम्मद बिन तुगलक है। और किसने कहा है, तो इब्न बतूता ने कहा है। ये पॉइंट आप याद रखोगे। इसके बाद में दोस्तों एक मध्यकालीन इतिहासकार और हुए हैं, कौन, जियाउद्दीन वर्नी।
जियाउद्दीन बर्नी ने दोस्तों जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसको एक महत्वाकांक्षी शासक बताते हुए कहा है कि जो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक है वह विश्व विजेता बनना चाहता था, ठीक है। और दोस्तों जो मोहम्मद बिन तुगलक है वह भारत की भूमि का एक कतरा मतलब एक टुकड़ा भी अपने नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देना चाहता था। तो ये भी अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं कि वह कौन सा शासक था जो ऐसा कहता था कि वह विश्व विजेता बनना चाहता था तथा वह अपने नियंत्रण से भारत का एक कतरा मतलब टुकड़ा भी बाहर नहीं जाने देना चाहता था। तो वह कौन था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक था। और यह किसने कहा है? तो जो मध्यकालीन इतिहासकार हुए हैं कौन? जियाउद्दीन बर्नी, इन्होंने कहा है। इसके बाद में दोस्तों जो मोहम्मद बिन तुगलक है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोस्तों जो इसका साम्राज्य था वह सल्तनत काल में सर्वाधिक विस्तृत था। और मैं ऐसे कहूं कि दोस्तों जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसके लिए कहीं ना कहीं इसकी किस्मत ने भी इसका साथ नहीं दिया। इसने जो योजनाएं चलाई, मैं अभी आपको योजनाएं डिस्कस करने वाला हूं वीडियो में, जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा तो मैं इसके ऊपर जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं सभी लेकर आऊंगा। तो दोस्तों आप देखोगे कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है क्या वाकई में मतलब जैसे किस्मत रूठ जाती है ना, वो इसके साथ में हुआ है। इसने भी कुछ भी कार्य किया, कुछ भी काम किया है तो वो इसके पक्ष में नहीं गया। मतलब ऐसे कि जैसे किस्मत और इसकी ठन गई हो वापस, मतलब इसका 1% भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। तो दोस्तों जो मोहम्मद बिन तुगलक है यह सल्तनत काल का एकमात्र ऐसा शासक है जिसने सर्वाधिक 28 विद्रोहों का सामना किया। तो ये आप याद रखोगे कि इसने कितने विद्रोहों का सामना किया? 28 विद्रोहों का सामना किया, ठीक है। और दोस्तों प्रथम विद्रोह किसका हुआ था? तो जहां से मैं हूं, जहां मेरी ये जन्मभूमि है सागर के एक थे कौन इक़्तिदार? बहाउद्दीन गुरसाप। कौन थे दोस्तों? बहाउद्दीन गुरसाप होता है जो सागर का इक़्तिदार होता है, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में प्रथम बार क्या करता है? विद्रोह करता है। और दोस्तों कब करता है? तो 1327 में करता है। कब करता है दोस्तों? 1327 में करता है। तो ये आप याद रखोगे। 28 विद्रोह हैं तो मैंने इनका डिस्कस न करते हुए प्रथम विद्रोह बता दिया, क्योंकि अक्सर कभी कभार पूछ लिया जाता है कि प्रथम विद्रोह किसने किया था। तो जो सागर मध्य प्रदेश के अंतर्गत है आज वर्तमान में, तो जो सागर के थे कौन? सागर के बहाउद्दीन गुरसाप, इन्होंने प्रथम बार कब? 1327 में विद्रोह किया था। ये आप याद रखोगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है जो इसकी प्रमुख योजनाएं हैं, जहां पर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं वाकई में मोहम्मद बिन तुगलक से उसका भाग्य रूठ गया था। कहीं ना कहीं उसके साथ में कहीं उसकी किस्मत ने भी साथ नहीं दिया, क्योंकि उसने योजनाएं तो बहुत मस्त बनाई थी, बहुत अच्छी बनाई थी। कहीं कहीं उसका उन योजनाओं पर नियंत्रण नहीं रहा, उनका सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं किया, मतलब उन योजनाओं को सही तरीके से चलाया नहीं, तो जो इसके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुआ। इसमें दोस्तों पहले बात करेंगे कि जो इसकी प्रमुख योजनाओं में, तो पहले बात करेंगे राजधानी परिवर्तन। जो इसने दोस्तों राजधानी परिवर्तन की, तो राजधानी परिवर्तन में बात आती है कि इसने क्यों की। कारण क्या था कि इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया। पहली पॉइंट तो आप याद रखोगी कहां से कहां ले गया। पहला क्वेश्चन तो यहीं से निकल के आता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसने अपनी राजधानी परिवर्तन की थी, वह दिल्ली से कहां ले गया था? तो कहां ले गया था दोस्तों? दौलताबाद देवगिरी ले गया था। दौलताबाद देवगिरी। तो ये पॉइंट आप याद रखोगे कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है वह अपनी राजधानी कहां से कहां ले गया था दोस्तों? कहां से कहां ले गया था? दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी ले गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब बात आती है दोस्तों की क्यों ले गया था, इसके पीछे ऐसा क्या कारण बन गया कि दोस्तों जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसको जो अपनी राजधानी दिल्ली है वह दिल्ली छोड़कर दौलताबाद ले गया। तो इसके पीछे एक रीजन था दोस्तों कि उस समय जो मंगोल आक्रमण हो रहे थे, भारत पर बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं मंगोल आक्रमण से देश की रक्षा करना चाहता था, जिसके कारण से ने अपनी राजधानी परिवर्तन की थी। अब बात आती है दोस्तों किसने जो अपनी राजधानी परिवर्तन की है तो यह सफल क्यों नहीं हुई, इसकी असफलता के पीछे क्या कारण था? तो दोस्तों जो इसने राजधानी परिवर्तन की तो बिना कोई योजना का सही से क्रियान्वयन नहीं किया गया, सही से योजना को नहीं चलाया गया, जिसके कारण इसकी यह योजना भी असफल रही। अब बात आती है इसके बारे में दोस्तों कि इसने जो सांकेतिक मुद्रा है, सांकेतिक मुद्रा का ही प्रचलन किया था। तो दोस्तों इसने क्या किया था, जो चांदी के सिक्के थे, चांदी के सिक्कों को छोड़कर तांबे और कांसे के सिक्कों का प्रचलन किया था। तो दूसरी योजना लिखोगे आप सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन ये पूछी जाती है बेटा, याद रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तो दोस्तों जो मोहम्मद बिन तुगलक है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन क्यों करता है? क्योंकि विश्व में चांदी की कमी आ जाती है।
ठीक है। विश्व में चांदी की कमी आ जाती है तो जब चांदी के स्थान पर कौन से सिक्के चलवाता है, तो तांबे के और कांसे के सिक्कों का यह प्रचलन करता है। अब बात आती है दोस्तों कि सर आप कहोगी इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया तो इसकी असफलता के पीछे कारण क्या था दोस्तों? तो कारण था, पहली बात तो कारण है कि विश्व में चांदी की कमी है, जिसके कारण इसने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे और कांसे के सिक्के चलवाए। अब दूसरी बात आती है कि जो दोस्तों इसकी असफलता का कारण है, तो असफलता एक पीछे एक ही रीजन था कि जो सरकारी टकसालें थी उस पर इसका नियंत्रण नहीं रहा। मतलब कोई भी जाके सील लगा दे रहा है और वह सिक्का तैयार है, वह मुद्रा तैयार है। तो जो टकसालें थी दोस्तों, टकसालों पर इसका नियंत्रण नहीं था, तो ये आप याद रखोगे। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों इसने एक योजना और बनाई थी, कौन सा? खुरासत अभियान। तो खुरासत अभियान भी बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा आप खुरासत अभियान, खुरासत अभियान। तो दोस्तों जो खुरासत अभियान है, खुरासत अभियान में मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बहुत बड़ी विशाल सेना का निर्माण किया और जो दोस्तों सेना थी उसके लिए 1 साल का अग्रिम वेतन दे दिया। मतलब उस सेना को भर्ती किया और उसे पहले इसी 1 साल का वेतन दे दिया। तो दोस्तों जो खुरासत अभियान है इसके तहत उसने 1 साल के लिए अपनी सेना के लिए क्या वेतन दे दिया। ठीक है। अब बात आती है दोस्तों की जो मध्य एशिया है, मध्य एशिया में राजनीतिक परिवर्तन हो जाते हैं, जिसके कारण उसको यह योजना छोड़नी पड़ी। ठीक है। जिसके कारण दोस्तों उसको यह योजना छोड़नी पड़ी और यह फिर असफल रही। अब इसके बाद में दोस्तों बात आती है कराचल अभियान, तो यह योजना भी उसकी असफल रही। और अब सबसे महत्वपूर्ण है दोआब में कर वृद्धि। एक योजना और है दोआब में कर वृद्धि, दोआब में कर वृद्धि। तो दोस्तों इसने क्या किया कि दोआब क्षेत्र में तुगलक ने प्रगतिशील खेती का आरंभ किया। ठीक है। जहां उसने 70,000 वर्ग किलोमीटर 70,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर दोस्तों उसने इनको विभिन्न खंडों में बांटकर नगदी फसलों का उत्पादन हेतु एक राशि निवेश की। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कितने क्षेत्र पर? 70,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर। ठीक है। उसने एक राशि निवेश की। उसने के लिए दोस्तों उसने कृषि के लिए एक विभाग बनाया था, जो अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है, दीवान ए अमीर को ही उसने एक विभाग बनाया था। कौन सा? दीवान ए अमीर को ही। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लेते हैं सीधा साधा, कि दीवान ए अमीर को ही कौन से शासक से संबंधित है? तो जो तुगलक वंश का शासक है कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, इससे संबंधित है। और दूसरा बात आती है दोस्तों की जो दीवान ए अमीर को ही है, यह विभाग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि क्षेत्र से संबंधित है। ये आप याद रखोगे क्योंकि यह कैसा विभाग है? कृषि का विभाग है। दोस्तों क्या होता है कि यह एक दीवान ए अमीर को ही का क्या निर्माण करता है। अब इसने जो नगदी फसलों के उत्पादन हेतु 70,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर जो उसने राशि निवेश की है, तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पे आप भाग्य देखोगे क्या होता है बेटा, यहाँ पर कि दोहा में अकाल पड़ जाता है। अब ये तो यार सीधी सीधी बात है कि किस्मत ही टूट गई उससे, कि अब मौसम पे किसका भरोसा। अब जब अकाल पड़ गया तो कहाँ की नगदी फसलें, कहाँ की क्या। तो जो दोस्तों दोआब में अकाल पड़ जाने के कारण जो राजकीय धन था उसमें बहुत ही क्षति हुई, जिसके कारण उसने क्या किया कि राजकीय खजाने की भरपूर करने हेतु उसने कितनी 50% तक कर में वृद्धि कर दी। कितनी कर दी दोस्तों? 50% तक उसने कर में वृद्धि कर दी, जिस कारण से जहां तहां पर कृषक विद्रोह हुए दोस्तों, तो फिर उसको यह दबाने गया और जिसके कारण उसकी यह योजना भी असफल रही। तो आप देख रहे हो दोस्तों कि हाँ, एक वो बात होती है कि मेहनत कर सकते हो आप, वो भी 99% कर सकते हो, कहीं ना कहीं 1% किस्मत भी होती है यार। जब वो मान लीजिए जैसे अपन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो देखा होगा आपने कि आप अपनी तरफ से जी जान मेहनत लगाते हो, है कि नहीं? सब अपना 100% देते हैं, तो कहीं ना कहीं 99% तो यार कहते हैं कि मेहनत होती है, सब है, लेकिन कहीं ना कहीं 1% किस्मत भी बहुत कुछ डिपेंड करता है इस पर। यही इसके साथ हो रहा है। आप देख रहे हो कि दोआब में कर वृद्धि कर रहा है तो अकाल पड़ गया,
एक साल की सेना बनाई, तो उसके लिए मध्य एशिया में राजनीतिक परिवर्तन हो गए, तो उसके कारण इसको यह इतनी योजना छोड़नी पड़ी। तो दोस्तों यह थी इसकी योजनाएं जिनको विस्तार पूर्वक जाना। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों कि इसके द्वारा कौन कौन से निर्माण कार्य किए गए। तो यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो निर्माण कार्य में आप याद रखो कि इसने कौन कौन से निर्माण कार्य किए, मतलब क्या क्या बनवाया। तो निर्माण कार्य में याद रखोगे दोस्तों कि इसने जहांपनाह नगर, तो जहांपनाह नगर किसने बसाया था दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था, ये आप याद रखोगे। इसके बाद में आदिलाबाद का किला, तो आदिलाबाद का किला किसने बनवाया था दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। इसके बाद में देवगिरी का किला, तो देवगिरी का किला भी किसने बनवाया था दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, ये आप याद रखोगे। इसके बाद में दोस्तों जो इससे संबंधित अन्य तथ्य हैं तो वो बात कर लेते हैं। जो मोहम्मद बिन तुगलक था दोस्तों, यह धार्मिक दृष्टि से बहुत ही उदार तथा सहिष्णु शासक था। यह सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखता था। और ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है यह सभी हिंदू त्योहारों में भाग लेता था, ये आप याद रखोगे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हिंदू त्योहारों में होली है, होली में यह विशेष करके भाग लेता था। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में कि मोहम्मद बिन तुगलक हिंदू त्योहार में कौन से त्योहार में भाग लेता था, तो होली में भाग लेता था। ये क्वेश्चन तो ऐसा सीधा साधा बन जाता है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है जो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि सल्तनत काल में वह कौन सा शासक था जो हिंदू त्योहार होली में भाग लेता था। तो वह कौन शासक था दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक था, ये आप याद रखोगे। इसके बाद में दोस्तों जो जैन संत थे, जैन संत कौन थे दोस्तों, जिन प्रभु सूरी को दोस्तों इसने बुलाकर सम्मानित किया था। तो ये भी आप याद रखोगे। इसके बाद में बात की जाए दोस्तों कि इसने मुद्राएं भी जलाई थी। तो इसने एक सोने का सिक्का चलाया था, उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था, दीनार था। और इसने एक चांदी का सिक्का भी चलाया था, उस चांदी के सिक्का नाम क्या था, अदली। तो यह भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो सोने का सिक्का दीनार तथा चांदी का सिक्का अदली, यह किस शासक से संबंधित हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है, ये आप याद रखोगे। कभी कभार तो सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि दीनार है क्या है, सोने का सिक्का, अदली है चांदी का सिक्का। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। और हम इन छोटी छोटी बातों को थोड़ी माइंड में उतना कैचअप नहीं करते तो ये हमारे लिए आगे समस्या का विषय बन जाती हैं। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि जो दीनार है वह क्या है, सोने का सिक्का, और किसके द्वारा चलाया जा रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाया जा रहा है। अदली क्या है, चांदी का सिक्का, और किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाया जा रहा है, ये आप याद रखोगे। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों कि जो इसके काल में आने वाले विदेशी यात्री थे। तो इसके काल में विदेशी यात्री कौन आया था, इब्न बतूता आया था। कौन आया था दोस्तों, इब्न बतूता। और बात की जाए दोस्तों की जो इब्न बतूता है कहाँ से आया था, तो मोरक्को अफ्रीका से आया था। कहाँ से आया था दोस्तों, मोरक्को अफ्रीका से आया था। ये आपको याद रखना है कि इब्न बतूता कहाँ से आया था। पहली बात तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है, तो मोरक्को अफ्रीका से आया था। और दूसरी बात कहाँ से आया था दोस्तों, किसके शासन काल में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। और जो इसकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, अक्सर क्वेश्चन पूछ ली जाती है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो इसकी रचना का नाम क्या है, तो रचना का नाम है दोस्तों रेहला। जो इसके द्वारा रचना की गई थी उसका रचना का नाम क्या है, रेहला है। और दोस्तों जो मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर कौन से देश को भेजता है, तो चीन को भेजता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछे गए और ये परेशान भी करते हैं कि जो इब्न बतूता है वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था, जिसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने राजदूत बनाकर कहाँ भेजा था, तो चीन के लिए भेजा था, ये आप याद रखोगे, ठीक है। इसके बाद में बात करें दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में 2 रियासतें स्वतंत्र हुई थी, वो भी पूछी जाती हैं। पहली विजयनगर साम्राज्य, तो इनको मैं बहुत ही विस्तार पूर्वक जानकारी लेके आऊंगा। विजयनगर साम्राज्य जो रियासत होती है दोस्तों वह कब स्वतंत्र होती है, 1336 में। और इसके बाद में बहमनी साम्राज्य कब स्वतंत्र होता है दोस्तों, 1347 में। तो ये दोनों आप याद रखोगे। इनके ऊपर मैं बहुत ही विस्तार पूर्वक जो क्षेत्रीय राज्य है इनके ऊपर लेके आऊंगा। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो विजयनगर साम्राज्य है वह किस शासक के शासनकाल में स्वतंत्र हुई, तो मोहम्मद बिन तुगलक के। वही दूसरा क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है बहमनी साम्राज्य से संबंधित, तो बहमनी साम्राज्य भी किसके शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्वतंत्र होती है। कब, 1347 में। ये पॉइंट आप याद रखोगे। इसके बाद में दोस्तों
जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसकी मृत्यु कैसी होती है? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में बहुत ज्यादा विद्रोह हुए। तो क्या होता है दोस्तों कि यह, क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसका शासन बहुत ही विस्तृत था, सल्तनत काल में सर्वाधिक विस्तृत शासन था इसका। तो क्या होता है कि इसके शासन काल में मैंने बताया आपको कि 28 विद्रोह होते हैं। तो यह दोस्तों विद्रोहों को दबाते हुए इस क्षेत्र से उस क्षेत्र दौड़ता रहा, और एक स्थान कहाँ पर, सिंध के ठट्टा नामक स्थान पर, जो सिंध का दोस्तों एक नाम याद रखो, ठट्टा नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसकी मृत्यु पर एक इतिहासकार हुए हैं कौन, जियाउद्दीन वर्नी, सॉरी जियाउद्दीन वर्नी नहीं, बदायूनी इतिहासकार हुए हैं, और उन्होंने इसके ऊपर कहा है कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। तो ये पॉइंट आप याद रखोगे कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, किसके संदर्भ में कहा गया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में कहा गया है। और किसने कहा है? जो इतिहासकार हुए हैं कौन, बदायूनी वही है जो अकबर के समकालीन हुआ है, जो आगे चल के मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। मैंने मुगल साम्राज्य पर लाइव वीडियो पढ़ाए हुए हैं, लाइव क्लास पढ़ाई हुई है, तो वो भी लाइव स्ट्रीम में डली हुई, जाकर आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये था कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। आई होप इस पर मैंने मतलब कुछ भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, बहुत ही विस्तार पूर्वक जानकारी आपको लेके आया था। इसके बाद में जो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में जो इसका लड़का होता है कौन, फिरोज तुगलक शासक बनता है कब से कब तक, 1351 से लेके 1388 तक। दोस्तों भाग 3 इसी पर आधारित रहेगा, और भाग 3 में ही मैं तुगलक वंश को कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद में भाग 4 सैयद वंश पर आधारित रहेगा, और इसके बाद में नेक्स्ट लोधी वंश। तो ये आपका सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो जाएगी। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लिंक को अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही शानदार जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी के लिए जय हिंद।